नमस्ते दोस्तों, हिंदी की प्रसिद्ध और कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार अभिमन्यु अनंत जी की लिखी हुई कहानी जहर और दवा। अभिमन्यु अनंत जी मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट हैं। अभिमन्यु अनंत का साहित्य अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है तथा उन पर अनेक शोध कार्य भी किए जा चुके हैं। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी जहर और दवा। जब मैंने पिता को ये कहते सुना कि सोफिया हमारे यहाँ आकर घर के कामों को संभाल लेगी, उस समय मुझे हैरानी तो तनिक भी नहीं हुई, लेकिन मैं उस बात पर काफ़ी देर तक सोचता ही रह गया था। मेरी माँ को अस्पताल में दाखिल हुए आज तीसरा दिन था। उससे 2 दिन पहले से ही मेरी बहन चचेरी बहनों के साथ समुद्र किनारे बंगले पर सर्दी की छुट्टियां बिता रही थी। हमारे घर के कामों को संभालने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी। इस बात को मैं पिता से अधिक समझता था। शहर में जहाँ हम रहते हैं नौकरानियों की कमी नहीं थी, फिर भी सोफिया हमारे घर आ रही थी। इस बात से जैसे कि मैं ऊपर कह आया हूँ, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। इस प्रश्न को गौर से सोचते हुए मैं ये मान लेने को विवश था कि मेरे पिता को ये गवारा नहीं कि हाथ आया मौका यूं ही चला जाए। सोफिया को लेकर हमारे घर में काफ़ी झमेला खड़ा हो चुका था। मेरी माँ के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी वो सोफिया को मेरे पिता की रखैल मानती थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मेरी माँ ने गठरी संभालते हुए पिता से कह दिया था कि 2 में से 1 यहाँ रहेगी। अगर वो रहती है तो सोफिया वाले नाटक की समाप्ति हो जानी चाहिए, और अगर सोफिया वाला ये खेल ख़त्म नहीं होता तो वो इस घर में पल भर के लिए भी रहना पसंद नहीं करेगी। शायद मेरे पिता को, जो कि सामाजिक सुरक्षा केंद्र के प्रधान हैं, अपनी इज्जत प्यारी थी। इसीलिए मेरी माँ द्वारा लगाए आरोप को बेबुनियाद मानते हुए भी उन्होंने शर्त मान ली थी और कह ही डाला था कि सोफिया वाला नाटक समाप्त। मैंने पड़ोस वालों में भी एक आध बार इस बात की चर्चा सुनी थी, पर जब मेरे पिता उसे लांछन मात्र कहकर अपनी सफाई दे डालते, उस समय मैं भी उसे बेबुनियाद ही समझ बैठता। उस दिन माँ को अपनी पुरानी बीमारी का दौरा पड़ा और उसे चारपाई लेनी पड़ गई थी। मेरे पिता ने उसी क्षण कह दिया था कि घर पर बीमारी के अधिक बढ़ जाने की संभावना है, इसलिए अस्पताल बेहतर होगा। मेरी माँ को ये बात जरा भी पसंद नहीं थी। कहने लगी थी कि अगर मरना है तो अपने ही घर की 4 दीवारी में मरेगी। कुछ मिनट बाद डॉक्टर ने भी मेरे पिता की बात का समर्थन करते हुए कहा था कि मेरी माँ के लिए अस्पताल ही एकमात्र स्थान था। जाते जाते माँ मेरे पिता को कह गई थी कि वे बिल्ली की अनुपस्थिति में चूहिया को घर की रानी न बना लें। माँ की यही बात इस समय मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा कि सोफिया इस घर में नौकरानी के रूप में नहीं बल्कि रानी के रूप में पहुंच रही थी। अपनी माँ का ख्याल मुझे अपने पिता से कुछ अधिक था, इसलिए जब सोफिया के आने की बात हुई तो मैंने चाहा कि अपने पिता से ये कह सोफिया के आगमन को रोक दूं कि घर के सभी कामों को मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन मेरे पिता मेरी इस भीतर की भावना को ताड़ गए थे। तभी तो मेरे कुछ कहने से पहले ही वो कह उठे थे कि मैं अपना समय नाहक बर्बाद न करूं। सचमुच मेरी परीक्षा सामने थी और मैंने ऐसा एहसास किया कि इस बात की चिंता मुझसे अधिक मेरे पिता को थी। सुबह को मेरे पिता सिंपोजियम में जाने को तैयार हो रहे थे कि तभी मैं उनके सामने पहुंचा। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके सामने मैं अपने आप नहीं पहुंचा था, बल्कि मेरी माँ ने मुझे वहां पहुंचने को विवश किया था। सिगरेट को टुकड़े के रागदान में अंगुलियों से कुचलकर मेरे पिता ने अपनी टाई की नॉट को ठीक करते हुए मेरी ओर देखा। उनकी इस निगाह में यही प्रश्न था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अपने में आत्मविश्वास लाते हुए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं अब बच्चा थोड़ी हूँ। मैं 20 पार कर चुका था। पूरा साहस बटोर कर मैंने कहा, सोफिया के बिना भी घर के सभी काम हो सकते हैं। मेरे इस प्रश्न के समाप्त होने से पहले ही मेरे पिता ने कड़कते स्वर में पूछा, करेगा कौन? मैं कर सकता था और कौन, पर यह कहने की हिम्मत जाती रही। मुझे सहमा सा पाकर मेरे पिता ने अपनी आवाज़ में कुछ नरमी लाते हुए धीरे से कहा,
तुम सुबह 8 बजे उठते हो और 7:30 बजे मुझे काम पर जाने के लिए घर से निकल जाना पड़ता है। मुझे वकील बनाना मेरे पिता के जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना थी। मैं और वकील, मैं जो हर दूसरे प्रश्न पर अपने को निरुत्तर पाता हूँ, जो अपने दिमाग के किसी कोने में भी दलील ना पा सके। पिता के चले जाने पर मैं देर तक अपनी माँ के बारे में सोचता रहा। फिर सोफिया के बारे में। ऐसे तो सोफिया के बारे में बहुत कुछ सोच चुका हूँ। सोफिया एक बहुचर्चित किस्म की लड़की थी। यही कारण था कि उसके बारे में सोचने के पहले भी मुझे कई अवसर मिल चुके थे। अपने मित्रों द्वारा भी ये सुन चुका हूँ कि ये लाजवाब है। सोफिया के बारे में मैं अपने उस ख्याल को अधिक महत्व देता हूँ जो मैंने माँ से सुना है। अपने कमरे में बैठा मैं सोचता रहा कि सोफिया के इस घर में आ जाने पर मेरा क्या कर्तव्य हो जाता है। सोफिया को ये कहकर घर से निकाल देना दुश्वार था कि वो मेरी माँ को फूटी आँख पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे उससे घृणा है। उसके साथ हिल मिलकर अपनी आंखें बंद कर लेना भी उतना ही कठिन था। मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। फिर भी मेरे भीतर एक प्रश्न अवश्य था कि किसी भी हालत में मैं उसे अपनी माँ के अधिकारों को लूटने नहीं दे सकता। कोने में टेलीविज़न सेट था। ऑन होने पर जिसके भूरे पर्दे से स्टेशन के सभी कार्यक्रम दिखाई पड़ते और ऑफ होने पर उसमें कमरे का पूरा दृश्य झिलमिलाता सा दिखाई पड़ता। उसमें मैं अपने आप को देख रहा था। वो स्क्रीन हमारे घर के शीशों से अधिक निश्चल था, क्योंकि उसमें चेहरे को सौंदर्यमय बनाने की वो शक्ति नहीं थी। मेरे भीतर असमंजस का जो भाव था वो पर्दे पर के मेरे चेहरे पर स्पष्ट था। मैं अब भी यही सोच रहा था कि क्या कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं अपने पिता को इरादा बदलने के लिए मजबूर कर दूं। पर मेरे पिता को तो प्रमाण चाहिए। वे दलील चाहते हैं, पर दलील आए तो कहाँ से? जो प्रमाण मेरी माँ नहीं दे सकी थी उसे मैं कहाँ से लाता? मेरे वे दो मित्र जिन्होंने उस दिन ये कहा था कि मेरे पिता सोफिया को अपनी मोटर में लिए समुद्र के किनारों पर घुमा करते हैं, मेरे पिता के सामने गूंगे हो जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन था। बहुत पहले मैंने ये बात भी अपने आप से पूछी थी कि मेरे पिता जो हर जगह आते जाते रहते हैं, कभी भूल से सिल्वर होटल की ओर क्यों नहीं भटक जाते। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि एक बार वहाँ सोफिया को देखकर वे उसे कभी भूल से भी देखने की बात नहीं सोचते। अपने मित्रों के विश्वास के दावे पर मुझे ये विश्वास था। अपनी कोशिशों के बावजूद जब मुझे ये मालूम हो गया कि सोफिया की छाया इस घर से बाहर रखना उतना ही कठिन था जितना कि मेरा वकील बनना, तो मैंने जो कुछ होने वाला था उसके लिए अपने को तैयार कर लिया था। बड़े ही संकल्प के साथ अपने आप से कहा कि उसके आ जाने पर देखा जाएगा। मैं सोफिया के आने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके हमारे यहाँ पहुँचने से कुछ मिनट पहले मेरे पिता ने अपने डिप्लोमेटिक बैग जैसे बस्ते को मेज पर से उठाते हुए कहा, सोफिया आ रही है, खबरदार उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी मत करना। इससे पहले कि मैं अपने पिता की बातों का मतलब समझता, वे घर से बाहर हो गए थे। अपनी जगह पर खड़ा मैं मोटर के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनता रहा। वो पुरानी मोटर कराहती हुई गेट से बाहर हुई। मैं खिड़की के पास खड़ा उसे देखता रहा। उसके ओझल हो जाने पर भी कुछ देर तक उसकी दर्दनाक आवाज़ मेरे कानों तक आती रही। जिसके यहाँ आने से मुझे चिढ़ थी, उसी की राह ताकते हुए मैं अपने में बेसब्री महसूस करने लगा था। मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर पहुंच जाती थीं और मैं अपने बेताब होने के कारण को खुद नहीं समझ पा रहा था। मुझे अपनी माँ की याद आई। अस्पताल की चारपाई पर वो हमारी याद कर रही होगी। सबसे अधिक याद उसे मेरे पिता की आती होगी और मेरे पिता को सबसे अधिक याद सोफिया की आती होगी। सोफिया इस समय अपने श्रृंगार को आखिरी टच दे रही होगी और चंद मिनटों में वो हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाएगी। उसके यहाँ पहुँच जाने के 1 या 2 घंटे बाद मेरे पिता भी सिरदर्द के बहाने से घर लौट आएंगे और मुझे किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ेगा। ड्राइंग रूम में बैठा मैं दरवाजे पर दस्तक का इंतज़ार करता रहा। उसकी उपस्थिति में घर में मैं क्या करूँगा? उसे घर में अकेली छोड़कर बाहर चला जाना भी तो ठीक नहीं होगा और उसके सामने बैठा रहना अपने से शायद ना हो सके। टेलीविज़न पर दिन का कार्यक्रम भी 11 से पहले शुरू नहीं होता। आज टीवी पर
श्रीमती इंदिरा गांधी की मॉरिशस यात्रा का प्रोग्राम था। ना जाने देखना नसीब होगा या नहीं। ख्याल आया, इस समय भारत की प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे रमणीक बाग में वो पौधा लगा रही होंगी जो कोई 300 वर्ष तक हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। मनोरंजन का कोई ना कोई साधन ढूंढता रहा। सोचा फ़ोन करके अपने एक दो मित्रों को भी यहाँ बुला लेना क्या उचित ना होगा। परंतु परिस्थिति से प्रोत्साहित मेरे मित्रों से कुछ अनुचित हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी होगी। और चूंकि मैं स्थिर नहीं था, इसीलिए कोई उपन्यास लेकर बैठ जाने से भी कुछ नहीं बनता। सोचा बैठा रहूँगा जब तक मेरे पिता सिरदर्द के बहाने से लौट ना आए। फिर तो लाइब्रेरी जाने के बहाने मैं संगम देखने पहुँच सकता हूँ, और फिर जो संगम यहाँ होना हो वो होता रहेगा। सामने की मेज से अखबार उठाकर पढ़ने की कोई इच्छा न रखते हुए भी मैंने शीर्षकों और उपशीर्षकों पर नज़र डाली। फलाना मंत्री फलाने मिशन पर फलाने देश को जा रहा था। फलाने देश से फलाने मिशन के असफल हो जाने के बाद फलाना प्रधानमंत्री द्वीप को लौट रहा था। ये उबा देने वाली बातें थीं। मैंने अखबार को मेज पर रख दिया। कोई 5 मिनट बाद ही घड़ी की टन-टन की आवाज़ के साथ दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं बैठा रहा। खटखटाहट फिर हुई और तब मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे खोलने से पहले खटखटाहट एक बार फिर हुई। दरवाज़ा खुलते ही उसने पूछा, हेलो, सो रहे थे क्या? वो जितनी सुंदर थी उतनी ही भद्दी थी उसकी वो आवाज़। सफ़ेद ब्लाउज़ और नीले रंग के मिनी स्कर्ट में थी वो। उसकी कमर में वही जंजीर नुमा रोल्ड गोल्ड की पेटी थी जिसके लिए मेरी बहन कई दिनों से मेरे पीछे लगी हुई थी। फैशन के बाज़ार में वो लेटेस्ट थी। दुकान तक पहुंचकर भी मैं उसे नहीं खरीद सका था क्योंकि कीमत काफ़ी ऊंची थी। उसकी आंखों पर मस्कारा स्पष्ट था। होठों की लाली गुलाबी और लाल के बीच के रंग की थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही मुस्कुराती हुई वो भीतर आ गई। मेरे दरवाजे बंद कर लौटते लौटते उस सोफे पर बैठ चुकी थी और उसका बटुआ हाथ में झूल रहा था। वो कुछ कहती कि इससे पहले मैं बोल उठा, रसोई उस ओर है। जानती हूँ, उसने अपनी उस मुस्कान को बनाए रखा। मैं उससे ये नहीं सुनना चाहता था कि वो पहले भी इस घर में आ चुकी थी। इसीलिए आगे बिना कुछ कहे मैं सामने के सोफे पर बैठ गया। उसके वीवी स्टाइल बालों के ऊपर वही गोल्डन पिन था जिसका डिज़ाइन मेरे पिता की मेज पर के सोखते पर था। उसे अपनी ओर एकटक घूरते पाकर मैंने उसे लड़का और अपने को लड़की महसूस किया। मैंने पलकें झुका लीं। मुझे समझने में बड़ी कठिनाई हो रही थी कि सोफिया घर के कामों को संभालने आई थी या घर ही को। जिस ढंग से सोफे पर बैठी थी उससे उसकी ओर आंखें उठाकर देखना मुझसे नहीं हो पा रहा था। उस हालत में उसका मिनी स्कर्ट और भी मिनी हो गया था। अपनी आंखों की ललक को मैंने अपने ही पैरों पर लौटने दिया। मेरी आंखों की हिचकिचाहट और झिझक को समझकर उसने कहा, क्या बात है सनी? कुछ नहीं। गंवार लड़कियों की तरह सिर झुकाए क्यों बैठे हो फिर? मन में आया कि पूछूं आखिर मुझे करना क्या है, पर चुप रह जाना बेहतर समझा। लेकिन सोफिया को चुप रहना गवारा नहीं था। उसने अपनी भद्दी आवाज़ में मृदुलता लाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लग रहे हो। मुझे उसकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि कोई मुझे बच्चा कहे या समझे। ये प्रमाणित करने के लिए मैं बच्चा नहीं था, मैंने एक समूचे मर्द की नज़र से उसको देखा। अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए वो हंस पड़ी। उसकी उस हंसी में व्यंग था जिसमें मेरी आंखों की स्निग्धता और भी बढ़ गई। उसका स्कर्ट कुछ ऊपर हो गया था जिससे उसकी जांघों का गोरापन हंसता सा लग रहा था। मैंने अपने को विचलित सा पाया। तभी उसने अपने हाथ की चेन को नीचे गिरा दिया जिसे वो अपने उंगली पर घुमा रही थी। वो उसे उठाने के लिए झुक गई। उसके ब्लाउज़ का खुला ऊपरी भाग कुछ और अलग हो गया जिससे मेरे अपने शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी धमनियों का खून खौल सा गया। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी आंखों में अजीब सा भाव पाया जिसमें शायद व्यंग भी मिश्रित था। हंसते हुए उसने पूछा, मेरी उपस्थिति तुम्हें खल तो नहीं रही है? नहीं तो? तुम घबराए से लग रहे हो। बिना कुछ कहे मैं कुछ अधिक संभल कर बैठ गया। ऐसा करते हुए मैंने अपने भीतर की घबराहट को सचमुच ही झकझोर डालने का प्रयत्न किया। क्या पियोगे तुम?
घर की मालकिन के स्वर में उसने प्रश्न किया। कुछ नहीं, पर मुझे तो प्यास लगी है, मैं फ्रिज से तुम्हारे लिए भी कुछ निकाल लाती हूँ। इसमें जरा भी शक नहीं था कि वो हमारे घर के चप्पे चप्पे को जानती थी। वो सोफे से उठकर रसोई घर की ओर जाने लगी। मैं उसकी चाल को देखता रहा, जिसमें पर्याप्त अदा थी। अकेले रह जाने पर मेरे ख्याल और भी विद्रोह कर उठे। कई तरह की बातें मेरे दिमाग में कौंधने लगी थीं। ऐसा लगा कि मैं अपने आपे में नहीं था। अब तक सोफिया के प्रति मेरे भीतर नफरत के जो भाव थे, वे मेरे विद्रोही ख्यालातों से दब गए थे। उसकी वे आँखें, वे होंठ, वे उभरा हुआ ब्लाउज, वहाँ की संपूर्णता, फिर मिनी स्कर्ट का कुछ अधिक मिनी हो जाना, वो गोरा रंग। मुझे अपने भीतर की गर्मी का ख्याल आया, एक गर्मी जो कांप रही थी। ये बातें एकदम नई तो नहीं थीं, फिर भी नई नई सी लगती थीं। नफ़रत के ख़त्म हो जाने का मतलब होगा उससे प्यार हो जाना। मुझे उससे प्यार नहीं था, वो केवल चाह थी जो उसके लिए मैं अपने में महसूस कर रहा था। उसकी क्षणिक अनुपस्थिति में मुझे अपनी माँ की याद आई और अपने पिता की भी। दूर से आती हुई एक अस्पष्ट आवाज़ की अनुध्वनि भी मुझे सुनाई पड़ी और ऐसा लगा कि वो मेरी माँ की आवाज़ थी, ये कहती हुई कि मुझे उसके हक की हिफाजत करनी चाहिए। 2 गिलासों में फ्रूट जूस लिए वो आ गई। मेरे एकदम पास आकर उसने एक गिलास मुझे थमाया। उसके कपड़े और संभवतः समूचे शरीर से एलिजाबेथ ऑर्डन की भीनी भीनी गंध आ रही थी। उस गंध में एक भारी कशिश थी, एक मूक आमंत्रण था। अपने सोफे पर बैठकर उसने कहा, तुम दूरी पर बैठे हो। आज्ञाकारी नौकर की तरह मैं उसके एकदम पास वाले सोफे पर जा बैठा। गिलास से पहली चुस्की लेती हुई वो मुझे एकटक देख रही थी। मैंने भी अपने में दृढ़ता लाते हुए वैसा ही करने का प्रयत्न किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी नज़र उससे सट गई हो। हैरत हुई, पर उसे होना था, बात कुछ भी हो। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि सोफिया निहायत हसीन थी। मेरा दिल जोरों से उछलने लगा था। धड़कनें तेज हो चली थीं। मेरे भीतर का भाव तीव्रता पा चुका था। भीतर की उष्णता मेरी आंखों तक आ गई थी। समुद्र के ज्वार भाटे की तरह कोई चीज़ मुझ में उधम मचा रही थी। सोफिया का गोरा हाथ मेरे सोफे पर टिका हुआ था। उसकी पतली पतली अंगुलियां गोया पियानो पर हों। मन में उन अंगुलियों को अपने हाथों में लेने की इच्छा हुई। ये सोचकर कि शायद उसमें बिजली हो, मैं हिचकता रहा। लेकिन जब मेरे इरादे को जैसे ताड़ती हुई उसने मुस्कुरा दिया, उस समय मेरा डर जाता रहा, हिचकिचाहट जाती रही और मैंने अपने हाथ को उसके कोमल हाथ पर इस तरह गिर जाने दिया जैसे कि अनजाने में वैसा हो गया हो। उसने अपने हाथ को ज्यों का त्यों बनाए रखा और मैंने अपने में साहस का अनुभव किया। मेरी अंगुलियां उसकी अंगुलियों से खेलने लगी। वो मुस्कुराती रही और मेरा हाथ उसके हाथ की चूड़ियों पर जा पहुंचा था। चूड़ियों की झंकार से मेरे भीतर के तार तार भी झंझना उठे। मन ही मन मैंने अपने को मर्द माना और दूसरे ही क्षण मैं सोफिया के बगल में था। मेरे ललाट से बालों की एक आवारा लट को अपनी पतली अंगुलियों से हटाते हुए उसने कहा, तुम कांप रहे हो? नहीं तो, पूरे विश्वास के साथ मैंने कहा। अपने जीवन में किसी औरत के इतने अधिक निकट मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी किशोरावस्था यहाँ समाप्त हो गई थी और एक नई अवस्था का श्री गणेश हुआ था। इसको कभी न कभी तो आना ही था। अगर कुछ पहले आ गई तो हर्ज ही क्या था। सभी कंपन और गर्म धड़कनों के साथ मैंने सोफिया को अपनी बाहों में बांध लिया। वो निर्जीव सी बंध गई। उसे अपनी आंखें मूंदते देख मुझे आश्चर्य हुआ, पर तभी पुस्तकों में पढ़ी बातें याद आ गईं और मैंने उसे एक प्रत्यक्ष आमंत्रण समझा। सचमुच ही वो दावत थी। मुझे अपनी माँ की याद आई। उसकी आवाज़ की वही अनुध्वनि मुझे फिर सुनाई पड़ी। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी माँ की बात को कभी भी टाल नहीं सकता। उसके हक को बनाए रखने में अगर मैं उसके काम नहीं आया तो फिर और कौन आ सकता था। जितना मैं अपने पिता को समझता हूँ उतना मेरी माँ भी नहीं समझती। मैं भली भांति जानता हूँ कि किन चीज़ों से मेरे पिता को प्यार है और किन चीज़ों से घृणा। वे किस बात के लिए किसी के दास बन सकते हैं और किस बात के लिए किसी को दुत्कार सकते हैं। मैं ये भी जानता हूँ, मुझे उपाय मिल गया था जिससे मैं उनके भीतर सोफिया के लिए नफ़रत पैदा कर दूँ। सौदा महंगा था, पर मुझे अपनी माँ का ख्याल था। एक तरह से सौदा तनिक महंगा नहीं था,
क्योंकि मैं जवान तो हो ही चला था और मैंने जो बातें सोची थी वे सच निकली। बाहर मोटर रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे पिता पहुंच गए हैं। मेरे दोनों हाथ सोफिया के बालों पर दौड़ते हुए उसके कानों पर आ गए थे, जिससे मोटर के रुकने की आवाज़ उसे नहीं सुनाई पड़ी। चंद मिनटों में मेरे पिता भीतर आ जाएंगे। आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, पर मैं चाहता था कि आज वे कुछ देखें, अपनी आंखों से देखें, और जिस बात पर उन्हें बहुत पहले विश्वास करना चाहिए था आज कर लें। अब तक सोफिया की बाहों ने भी मुझे जकड़ लिया था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसे अपने शरीर से कसकर मैंने अपने कांपते होठों को उसके गर्म होठों पर रख दिया। वो मुझसे अधिक सक्रिय थी। तभी एकाएक दरवाज़ा खुला और उस ओर बिना देखे ही मुझे मालूम हो गया कि मेरे पिता सामने खड़े अनहोनी देखते हुए कांप रहे होंगे। प्रश्न: उनमें हमारे सामने पहुंचने की हिम्मत थी या अपनी वापसी जताए बिना ही वे लौट जाएंगे? अभी आप सुन रहे थे एक बेहद प्रसिद्ध कहानी, जहर और दवा। अगर आपको कहानी पसंद आई और साथ में मेरी प्रस्तुति भी, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।